हम कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान विषय शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सामाजिक विज्ञान विषय के बारे में जान लेते हैं। सामाजिक विज्ञान विषय आपका 4 पार्ट में डिवाइड है। ये 4 पार्ट में डिवाइड है। पहला है इतिहास, दूसरा है नागरिक शास्त्र, तीसरा है भूगोल, और चौथा है अर्थशास्त्र। तो ये 4 पार्ट में आपका जो सब्जेक्ट है वो डिवाइड है। इतिहास आपके आएगा 20 नंबर का, नागरिक शास्त्र आएगा 20 नंबर का, भूगोल 18 नंबर का और अर्थशास्त्र भी 18 नंबर का। 4 नंबर के आपके दो छोटे टॉपिक हैं, एक सड़क सुरक्षा और एक स्वच्छता से जुड़ा हुआ है। तो ये 4 नंबर अलग से 2 टॉपिक दिए हुए हैं। तो आज हम जो आपका भूगोल विषय है इसका पहला चैप्टर शुरू करेंगे, जल संसाधन। इसका पहला चैप्टर है जल संसाधन, आज ये शुरू करेंगे। ठीक है, जल संसाधन। इस जल संसाधन में आपको 2 शब्द दिख रहे हैं, पहला है जल और दूसरा है संसाधन। तो इन दोनों शब्दों का पहले अर्थ जान लेते हैं कि जल क्या है और संसाधन क्या है। जल प्रकृति में उपस्थित वह वस्तु है जिसके बिना जीवन संभव नहीं है। प्रकृति की एक अनुपम देन है। पृथ्वी पर जो भी क्रियाएं संचालित होती हैं वह जल के द्वारा ही संभव है। बिना जल के कोई भी क्रिया संभव नहीं है। इसी प्रकार संसाधन देख लेते हैं कि संसाधन का क्या अर्थ है। संसाधन पृथ्वी पर उपस्थित वह प्रत्येक वस्तु जो मनुष्य के जीवन के लिए आवश्यक है, संसाधन है। जैसे जल है, एक संसाधन है, मनुष्य के जीवन के लिए आवश्यक है। इसी प्रकार ऊर्जा में जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, यह भी मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक चीजें हैं। इनके बिना हमारा जीवन है वह आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए ऊर्जा भी एक संसाधन है। इसी प्रकार मानव भी एक खुद संसाधन है। एक मानव दूसरे मानव के लिए आवश्यकता है, एक दूसरे के काम आते हैं, इसीलिए वह संसाधन है। तो प्रत्येक वह वस्तु जो मनुष्य के जीवन को आसान बनाती है या उसके जीवन के लिए आवश्यक है, संसाधन है। तो अब जल संसाधन क्या है, इसके बारे में पूरे शब्द के बारे में हम जान लेते हैं कि जल संसाधन क्या है। जल और संसाधन को हमने अलग अलग देख लिया है। अब जल संसाधन क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। जल संसाधन वह है जो प्रकृति में उपस्थित पानी के वो स्रोत जो मनुष्य के लिए उपयोगी हो या भविष्य में उपयोगी हो सकते हैं, वह जल संसाधन है। एक बार फिर देख लीजिए, जल संसाधन क्या है। प्रकृति में उपस्थित पानी के वो स्रोत जो मनुष्य के लिए उपयोगी हैं या भविष्य में उपयोगी हो सकते हैं। जैसे नदी है, तालाब है, जोहड़ है, कुएं हैं। यह वर्तमान में उपयोगी है मनुष्य के लिए। मनुष्य इनका उपयोग वर्तमान में कर रहा है, तो यह जल संसाधन है। इसी प्रकार महासागर है। महासागरों का जल वर्तमान में काम नहीं आ रहा है मनुष्य के, लेकिन भविष्य में अगर आवश्यकता पड़ी तो मनुष्य कोई ऐसी तकनीक इजाद कर सकता है कि महासागरों की जो लवणता है उसको खत्म करके इनका जल काम में ले सकें। तो 2 प्रकार के संसाधन हो गए। पहला तो जो आजकल हम उपयोग कर रहे हैं, जैसे नदी, तालाब, जोहड़, कुएं, इनका जल हम उपयोग में ला रहे हैं। और दूसरे महासागर, इनका जल फिलहाल उपयोग में नहीं लिया जा रहा है क्योंकि अत्यधिक लवणता है इनमें। तो जल संसाधन आप समझ गए होंगे कि क्या क्या है। जल संसाधन के बाद हम पृथ्वी पर उपस्थित या पृथ्वी पर उपलब्ध जल कितना है इसके बारे में देख लेते हैं। पृथ्वी पर जल की उपलब्धता। पृथ्वी पर
जल की उपलब्धता। पृथ्वी पर जल की उपलब्धता किस मात्रा में है, कितनी है, यह एक बार हम 3 फ्लो चार्ट बना रहा हूं, उसके माध्यम से समझेंगे। पहले पृथ्वी पर 71% भाग पे जल है, 71% भाग पे जल है और 29% भाग पे स्थल है। तो पृथ्वी पर जल कितनी मात्रा में है, 71% और स्थल 29%, जिसमें सारे महाद्वीप आ जाते हैं और 71% जल में महासागर आ जाते हैं। फिर ये जो 71% जल है यह किस किस मात्रा में है, तो 97% जल महासागरों के रूप में है, जो उपयोग के योग्य नहीं है, मानव के उपयोग के योग्य यह जल नहीं है 97%। बाकी जो 3% जल है यह मनुष्य के उपयोग में लिया जा सकता है, मनुष्य इनका उपयोग अपने लिए कर सकता है। लेकिन यह 3% जल भी एक बार देख लेते हैं। जो 3% उपयोगी जल है वह किस किस मात्रा में है, तो 69% जल हिम के रूप में जमा हुआ है, हिम के रूप में जमा हुआ है, हिम मतलब बर्फ के रूप में है। बाकी जो 30% जल है वह भूमिगत जल है, भूमिगत जल जमीन के अंदर है, इसका भी फिलहाल उपयोग नहीं लिया जा रहा है। बाकी जो 1% जल है, जो 1% जल है ये मानव अपने उपयोग में ले रहा है, किस किस रूप में, पेयजल के रूप में, सिंचाई के रूप में और अन्य आर्थिक गतिविधियां भी इसी से संचालित की जा रही हैं। अन्य आर्थिक गतिविधियां हैं वह भी इसी 1% जल से संचालित की जा रही हैं। तो जो 1% जल है वह किस किस रूप में मानव ले रहा है, अपने पेयजल के लिए ले रहा है, सिंचाई के लिए ले रहा है और पृथ्वी पर जितनी भी समस्त आर्थिक क्रियाएं संचालित हैं उनके लिए यह मानव इसी 1% जल का उपयोग कर रहा है। तो अगर प्रश्न आ जाए कि पृथ्वी पर उपस्थित समस्त जल का कितना प्रतिशत जल मानव वर्तमान में उपयोग में ले रहा है, तो क्या आएगा, 1% जल। अब देख लेते हैं, अगला हमारा बिंदु होगा जल प्रबंधन। जल संसाधन में हमारा अगला बिंदु होगा जल प्रबंधन। सबसे पहले तो जल प्रबंधन क्या है। जल प्रबंधन भविष्य के में उपयोग में लेने के लिए जल का बचाव करना या संरक्षण करना ही क्या है, जल प्रबंधन है। जैसे हम छोटे से उदाहरण के रूप में समझ लेते हैं, हमारे घरों में नल से पानी आता है, ठीक है, यह 24 घंटे में मान लीजिए 3 ही घंटे आता है, 3 घंटे आता है। तो घर के ऊपर जो हम अन्य गतिविधियां करते हैं, सारी गतिविधियां 3 घंटे में नहीं कर सकते, पानी की आवश्यकता हमें बाकी के 21 घंटे भी रहती है। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, घर में एक कुंड बना लेते हैं या टांकी बना लेते हैं, उसमें जब ये नल में आता है पानी तो इसको भर लेते हैं और बाकी के 21 घंटे हम इस संरक्षित किए हुए या इस इकट्ठे किए हुए पानी से बाकी के 21 घंटे तक सारे कार्य कर लेते हैं। जैसे पशुओं को पानी पिलाना है, नहाना है, कपड़े धोना है, आदि सारी गतिविधियां इसी से करते हैं। तो हमने यहाँ क्या किया, जल का प्रबंधन किया कि जो 3 घंटे पानी आता है उससे तो 3 घंटे ही काम चलेगा, लेकिन बाकी के 21 घंटे हमें इस पानी से, संरक्षित किए हुए पानी से चलाने हैं। तो हमें आवश्यकता महसूस हुई जल प्रबंधन की, इसी को क्या कहते हैं, जल प्रबंधन कहते हैं। अब जल प्रबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ी, जल प्रबंधन की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, इसे निम्न बिंदुओं से हम देख सकते हैं। सबसे पहले तो भारत में सन 2000 में 634 बिलियन क्यूबिक जल की आवश्यकता थी। सन 2000 में भारत में 634 बिलियन क्यूबिक जल की आवश्यकता थी, जो 2025 में बढ़कर लगभग 1023 बिलियन क्यूबिक हो जाएगी, 1023 बिलियन क्यूबिक
हो जाएगी, लगभग दुगुनी के बराबर 25 वर्षों में बढ़ गई। तो पहली आवश्यकता तो हमें जल प्रबंधन की यही महसूस हुई कि लगातार क्या बढ़ रही है, मांग बढ़ रही है जल की। तो मांग बढ़ रही है तो हमें जल संरक्षण की आवश्यकता महसूस हुई, जल प्रबंधन की आवश्यकता महसूस हुई। अब दूसरा यहाँ देख लेते हैं, हमारे देश में वर्षा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, वर्षा जल है। वर्षा जल है सबसे बड़ा स्रोत। वर्षा से हमारे जो जल के स्रोत हैं वो वर्ष भर में भर जाते हैं। लेकिन जो हमारी नदियां हैं, वर्षा के समय ये नदियां कहाँ जाके मिल जाती हैं, महासागरों में। और जो उपयोगी जल है वह इन नदियों के माध्यम से महासागरों में मिल जाता है। महासागरों में मिलने से इन नदियों का जो जल महासागरों में मिल जाता है वह किसी काम नहीं आया। तो इन नदियों के जल का भी क्या हुआ, प्रबंधन करने की हमें आवश्यकता महसूस हुई कि इनका जल महासागरों में जाने से रोके। अब तीसरा कारण, पहला कारण क्या हुआ कि लगातार मांग बढ़ रही है। दूसरा, वर्षा जल नदियों के माध्यम से महासागरों में मिल रहा था, तो उसका भी हमें संरक्षण करने की आवश्यकता महसूस हुई। और तीसरा कारण, तीव्र जनसंख्या वृद्धि। तीसरा कारण क्या था, हमारे देश में तीव्र रूप से जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या वृद्धि हो रही है। और दूसरा है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग या इसे हम हिंदी में कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को वैश्विक उष्णता। वैश्विक उष्णता भी एक कारण है। इससे क्या हुआ, जनसंख्या वृद्धि से और ग्लोबल वार्मिंग से जो हमारा जल संसाधन थे उनके ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ा, उनमें लगातार कमी आ रही है। तीसरा कारण यह हो गया। चौथा कारण, अनियमित मानसून। अनियमित मानसून मतलब कभी बारिश होती नहीं है, कभी ज्यादा हो जाती है, कभी बिल्कुल भी नहीं होती, कभी कम हो जाती है। तो इस अनियमितता के कारण लगातार हमें बाढ़, सूखे जैसे हालातों का सामना करना पड़ता है लगातार। तो इन सूखे और बाढ़ से निपटने के लिए भी हमें क्या, जल प्रबंधन की आवश्यकता पड़ी। तो ये मोटे मोटे कारण थे चारों। पहला, लगातार मांग बढ़ रही है। दूसरा, नदियों का जो जल है वो लगातार महासागरों में मिल रहा है। तीसरा, जनसंख्या वृद्धि और ग्लोबल वार्मिंग। और चौथा, अनियमित मानसून, मतलब कभी वर्षा ज्यादा होना, कभी कम होना, जिससे सूखे व बाढ़ के हालात बने रहते हैं। इसीलिए हमें जल प्रबंधन की आवश्यकता पड़ी। अब जल प्रबंधन के लिए हमारी सरकार ने क्या कदम उठाए, तो 1947 में देश आजाद होने के बाद, 1947 में देश आजाद होने के बाद देश में अनेक पंचवर्षीय योजनाएं चली। अनेक पंचवर्षीय योजनाओं का संचालन किया गया। इन पंचवर्षीय योजनाओं में एक बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं को लागू किया गया। बहुउद्देश्यीय परियोजना लागू की गई। अब ये बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं क्या थी? जल से जुड़ी हुई परियोजनाएं थी बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं। सबसे पहले इस बहुउद्देश्यीय शब्द का मतलब समझना हमारे लिए आवश्यक है। इसमें दो शब्द हैं, बहु और उद्देश्यीय। बहु का मतलब होता है बहुत, यानी एक से अधिक, बहुत या एक से अधिक। और उद्देश्य का मतलब है उद्देश्यों के सहित। तो बहुत या एक से अधिक उद्देश्यों के लिए जो योजना बनाई गई वही क्या हुई, बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं कहलाई। एक से अधिक उद्देश्य के लिए जो योजनाएं बनाई गई वही बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं कहलाई। इन बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं को हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने क्या कहा, इन जो बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं लागू की गई इसे पंडित नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा। आधुनिक भारत का मंदिर। ध्यान दीजिएगा, छोटे प्रश्नों में ऐसे प्रश्न ही पूछे जाते हैं वस्तुनिष्ठ और लघुत्रात्मक हो, और वहाँ नंबर की गुंजाइश सिर्फ सही से ही हो सकती है। सही जवाब देंगे तो ही नंबर मिलते हैं छोटे प्रश्नों में। आधुनिक भारत का मंदिर प्रश्न आपके आ सकता है।
आधुनिक भारत का मंदिर किसे कहा गया? पंडित नेहरू के द्वारा। तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं को, या पंडित नेहरू ने बहुउद्देशीय परियोजनाओं को क्या कहा? आधुनिक भारत का मंदिर। ऐसे ही प्रश्न वस्तुनिष्ठ रूप में आपके आते हैं, तो इन छोटे छोटे बिंदुओं को आप ध्यान दीजिएगा। या आपके प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जहां आपको बताया गया भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू थे, जिन्होंने जो ये बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं इनको क्या कहा? आधुनिक भारत का मंदिर कहा। अब बहुउद्देशीय परियोजनाओं के उद्देश्य क्या क्या थे? हमने बहुउद्देशीय जो परियोजनाएं हैं इनका अर्थ समझ लिया है, लेकिन ये इनके बहुउद्देश्य थे क्या? बहुउद्देशीय परियोजना के उद्देश्य क्या क्या थे? पहला उद्देश्य था अकाल व बाढ़ जैसी समस्याओं से निपटना। पहला उद्देश्य यह हो गया। दूसरा हो गया विद्युत उत्पादन। पहला उद्देश्य अकाल व बाढ़ जैसी जो समस्याएं लगातार देश के सामने आती जा रही हैं उनसे निपटना। दूसरा था विद्युत उत्पादन। तीसरा था पेयजल की भी लगभग समस्या बनी रहती है, तो इससे निपटने के लिए भी। चौथा था मछली पालन। और पांचवा था उद्योग धंधों के लिए या आर्थिक गतिविधियों के लिए, जहां हम ऐसे लिख सकते हैं आर्थिक गतिविधियों के संचालन के लिए भी बहुउद्देशीय परियोजनाओं की शुरुआत की गई। और पर्यावरण संरक्षण, अगला इसका उद्देश्य क्या था? पर्यावरण संरक्षण। और सिंचाई। तो एक बार फिर से देखेंगे बहुउद्देशीय परियोजनाओं के उद्देश्य, किन उद्देश्यों को लेकर ये योजनाएं बनाई गई। तो पहली थी अकाल व बाढ़ जैसी समस्याएं जो देश में हमेशा बनी रहती हैं, उनसे निपटना इनका प्रमुख उद्देश्य था। दूसरा विद्युत उत्पादन के लिए। तीसरा पेयजल के लिए। चौथा मछली पालन के लिए।